नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और डेली एडिटोरियल्स में आपका स्वागत है। एडिटोरियल आज लगभग 3 से 4 इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 एडिटोरियल्स है, उसमें 1-2 बहुत पॉलिटिकल है, तो लगभग 4 एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा और 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आज। ये सारी की सारी न्यूज़ेस देखेंगे। ये वाली जो न्यूज है, एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर डोर्स ओपन फॉर ट्रांसजेंडर पायलट्स, ये एक्चुअली मैं कल कवर कर चुका हूं, ये आज की न्यूज नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आज हम कौन कौन सी न्यूज़ेस इस्तेमाल करने वाले, मतलब पढ़ने वाले हैं, तो भाई पहला है इंडिया स्लैम्स चाइना फॉर ब्लॉकिंग मून अगेंस्ट डेप्यूटी चीफ। क्या हुआ है, चाइना ने फिर से इंडिया का जो एफर्ट था रॉफ असगर को, चाइना के ये आपका यूनाइटेड नेशंस सैंक्शन कमेटी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो उनकी सैंक्शंस कमेटी है, उसमें टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का, इसको फिर से टेक्निकल होल्ड के ऊपर डाला है। फिर से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी इंडिया ने सैंक्शंस कमेटी के अंदर नाम डालने की कोशिश की थी, बट चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया था। और यहां पे जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ रौफ असगर, जो कि मसूद अजहर का भाई है, उसको भी यहां पे इंडिया ने जब टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की, इंडिया की मदद कर रहा था यूएस, तो चाइना ने यहां पे टेक्निकल होल्ड डाल दिया। टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या होता है कि चाइना बोल रहा है कि हम अभी इस चीज को देखेंगे, सारे रूल्स को परयूज करेंगे, प्रोसीजर्स ऑफ द कमिटी को देखेंगे, और सरकार सोचेगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको इस इंडिविजुअल को सैंक्शन करना है कि नहीं करना है। मतलब टेक्निकल होल्ड में चाइना के पास ताकत है कि 6 महीने तक वो पहले टेक्निकल होल्ड लगा सकता है, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन लेता है, लेकिन 12 महीने के बाद चाइना को 100% बताना है कि हाँ भाई, हम इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं एज अ टेररिस्ट या नहीं कर रहे हैं। समझ गए। तो इस बात को ही लेके रुचिरा कंबोज, जो कि पहली वुमेन यूएन इन्वॉय है इंडिया की, इन्होंने बोला कि जो चाइना जैसी कंट्रीज हैं ये डबल स्पीकिंग करती हैं टेररिज्म के ऊपर, जो कि होनी नहीं चाहिए। रऊफ असगर की बात करें तो मसूद असगर का भाई है। IC-814 इंडियन एयरक्राफ्ट की जो हाइकिंग हुई थी 1999 में, वो इन्वॉल्व था। पार्लियामेंट अटैक 2001 में ये इन्वॉल्व था। 2014 से लेकर 2019 तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो भी अटैक है, वहां पे रऊफ असगर इन्वॉल्व है। पठानकोट बेस, जो एयरफोर्स बेस था, वहां पे जो अटैक हुआ था, वहां ये इन्वॉल्व था। कथुआ में आर्मी कैंप, नगरोटा, संजवान, इन इलाकों में जो अटैक होता है, वहां पे इन्वॉल्व है। इनफैक्ट कल आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में राजौरी में अटैक हुआ है, लश्कर ए तैयबा ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार के अटैक्स में, बहुत से अटैक्स में जो टेरर ग्रुप्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। और स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया के पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रूफ है इनको सैंक्शंस में डालने का, यूएस सपोर्ट भी करता है, चाइना इसको हमेशा टेक्निकल होल्ड पे डालता है। एक वजह यह भी है कि अगर ये जो पर्टिकुलर रौफ असगर है, इसको सैंक्शंस लिस्ट में डलवा देता है इंडिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी ये इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर ही है। तो अब्दुल रौफ असगर अलवी, इसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने 2019 में टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस पे अरेस्ट किया था। अभी के लिए पाकिस्तान के अंदर है, किस जगह पे एग्जैक्टली इसको रखा है ये पता नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है वांग वेनबिन, इन्होंने बोला है कि भाई हमें और समय चाहिए, हम देख के आपको बताएंगे। पिछले 2 महीनों में 2 ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे चाइना टेक्निकल होल्ड लगा रहा है इंडिया के एक्शंस के अगेंस्ट। और ऑब्वियस सी बात है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इंटरनेशनल अरेना में चाइना हमेशा इंडिया को पुशबैक करता है, ये भी एक तरीका है। तो समय समय पे ओवरऑल अगर आप देखो, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए इंडिया चाइना के लीडर्स बातचीत करते रहते हैं, बट उस बातचीत से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। जैसे आप देखो, G20 मीटिंग बाली में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मिले, बट उसके बावजूद भी इस प्रकार की मीटिंग्स चाइना के विशियस प्रोपोगेंडा को रोक नहीं पाती। अगर सैंक्शंस कमेटी की बात की जाए, तो ये जो 1267 यूएन लिस्टिंग है ना, ये जो 1267 आप कह लो सैंक्शंस कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये इंश्योर करती है कि जितने भी टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे एसोसिएटेड जो भी लोग हैं, इनके पास फंड्स ना हो ट्रेवल करने के लिए, इनके पास हथियार ना हो, अगर ये एक देश से दूसरे देश जाए तो इनकी मूवमेंट को ब्लॉक किया जाए, ट्रैक किया जाए। तो ये होता है ओवरऑल सैंक्शंस कमेटी के अंदर आने से। आप कहीं पे भी जाओगे, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अरेस्ट होगा वो, लेकिन जब आप सैंक्शंस कमेटी में आए नहीं, तो ओवरऑल ये स्टेप करना मुश्किल हो जाता है। अगली न्यूज, आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए रीजनल पैनल्स बनाएंगे। जीएस पेपर 2 इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में चीज आपको काम आएगी। अब आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ था आसाम मेघालय के बीच में, 50-50 एग्रीमेंट उसको बोला गया था। आसाम मेघालय बॉर्डर पे जो 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स थे, उसमें से 6 को रिजॉल्व कर लिया गया था। अब क्या हो रहा है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, ये बॉर्डर आप कह सकते हो 804 किलोमीटर का है, लगभग 123 विलेजेस यहां पे डिस्प्यूटेड है।
लेकिन प्रेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, हेमंत बिस्व शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने जब बैठ के बातचीत की तो एक नामसाई डिक्लेरेशन पास किया। इस नामसाई डिक्लेरेशन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश और आसाम का यह बोलना है कि जो डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं वो केवल 86 हैं, और इन 86 डिस्प्यूटेड विलेजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 12 रीजनल कमिटीज बनाई गई हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब किस प्रकार से सॉर्ट आउट होगा, वैसे तो मैं बता दूं, आसाम और मेघालय के बॉर्डर एग्रीमेंट को हिस्टोरिक माना गया, लेकिन जिस प्रकार से मेघालय के अंदर के लोग नाराज हैं, उतना लंबा एग्रीमेंट चलेगा नहीं चलेगा इसके ऊपर थोड़ा डाउट आ गया है। बट फिर भी सरकार की अच्छी कोशिश है कि समय समय पे ओवरऑल ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट डालते हैं, इनको सॉर्ट आउट करने की कम से कम एक कोशिश तो की जा रही है। तो इस प्रकार के बहुत से इश्यूज हैं। आसाम का मेघालय के साथ भी इशू है, अरुणाचल के साथ भी इशू है, मिजोरम के साथ भी इशू है। तो इन सारे इश्यूज को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब लेट्स सी कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता। फिर यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रहा है आपको, UNMOGIP। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसका हेड अपॉइंट किया गया है रियर एडमिरल ग्युलेर्मो पैब्लो रियास को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है रियर एडमिरल ग्युलेर्मो पैब्लो रियोस को हेड ऑफ द मिशन एंड चीफ मिलिट्री एडवाइजर ऑफ UNMOGIP। अब ये अपने आप में थोड़ी सी आप कह लो कंट्रोवर्शियल चीज है। क्यों कंट्रोवर्शियल चीज है? ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है ना इंडियन पाकिस्तान का, इसको बनाया गया था जुलाई 1949 के कराची एग्रीमेंट के थ्रू। जम्मू एंड कश्मीर जब टूट गया था, एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर किसी की तरफ नहीं गया, तो राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ आप कह लो एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, इंडियन फोर्सेस अंदर घुस गई, पाकिस्तानी फोर्सेस अंदर घुस गई, जिसके पास जितना हिस्सा आया बैठ गया। वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दी गई। अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर बना रहे, इसके लिए यूएन डेजिग्नेटेड एडवाइजर्स अपॉइंट किए गए। उनको नाम दिया गया UNMOGIP, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। अब ये आपका UNMOGIP काम कर रहा है। इंडिया ने जब सिमला एग्रीमेंट साइन किया 1972 में, तो इंडिया ने बोला कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें यूनाइटेड नेशंस की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, इंडिया पाकिस्तान बायलेटरली जो करना होगा कर लेंगे। इंडिया ने साफ साफ ये बोल दिया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं बोला। पाकिस्तान अपनी बात पर से पलट गया। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं भाई, UNMOGIP तो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान और चाइना दो ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ अब रिटर्न में कोई भी एग्रीमेंट साइन कर लो, वो कोई ना कोई बहाना देके बाद में उस एग्रीमेंट से पीछे हट जाएंगे। तो UNMOGIP ने भी ये बोला। सिमला एग्रीमेंट में प्रॉपर बातचीत के बाद भी इंडिया ने बोला कि भाई ठीक है, हमें UNMOGIP की जरूरत नहीं। बट पाकिस्तान हर बार यूएन के पास दौड़ दौड़ के जाता है, तो जब भी कोई सीज फायर वायलेशन होता है इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है, जबकि पाकिस्तान ने रिटर्न तौर पे शिमला एग्रीमेंट में बोला था कि हमें यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। इंडिया बोल रहा है कि हमें UNMOGIP की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान समय समय पे जाके उसको कंप्लेन करता हुआ नजर आता है। तो नाम के लिए UNMOGIP यहां पे बैठा हुआ है, इंडिया इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। ठीक है ना, इंडिया बोलता है कि हम बायलेटरली मुद्दे देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बोलता है थर्ड पार्टी आओ, हमारे बीच में बातचीत करो। 2017 में तो पाकिस्तान ने यह तक इल्जाम लगाया था इंडिया के ऊपर कि पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर UNMOGIP ऑफिशियल्स की गाड़ी जा रही थी, जिसके ऊपर इंडिया ने फायरिंग कर दी, सीज फायर वायलेशन हुआ। जबकि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से ही होते हैं। ओके, तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे बताया जा रहा है। एक मुद्दा यहाँ पे अर्जेंटीना के साथ बायलेटरल रिलेशन का भी है। ये जो पर्टिकुलर मेंबर अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ UNMOGIP, इनका नाम है रियर एडमिरल गुलेर्मो पैब्लो रियास। अब ये अर्जेंटीना के हैं और अर्जेंटीना के साथ इंडिया रिश्ते बायलेटरली सुधार रहा है। अर्जेंटीना ने यूनाइटेड किंगडम के साथ फॉकलैंड आइलैंड को लेकर 1982 में एक जंग लड़ी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत करके अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड पर कंट्रोल पाना चाहता है, उसका एक अलग ही मुद्दा है। अब उस कंटेक्स्ट में अर्जेंटीना बायलेटरल दुनिया भर की कंट्री के साथ एंगेज कर रहा है, इंडिया के साथ भी कर रहा है। अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर संतियागो कैफेरा अप्रैल में इंडिया आए थे। अर्जेंटीना की एम्बेसी ने अपनी मिलिट्री विंग इंडिया में खोली है 2021 में। डिफेंस टाइज भी आगे आने वाले समय में इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में अच्छे होंगे। तो इस बीच में अगर आप देखो तो रियर एडमिरल्स रियोस का जो अपॉइंटमेंट है इन UNMOGIP, ये इंडिया और अर्जेंटीना के बायलेटरल रिश्तों को अफेक्ट करेगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। ये जो रियर एडमिरल्स गिलेर्मो रियोस है ना,
ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स साइप्रस में 1993 में, 1994 में। फिर यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं 2007 में। ये ह्यूमैनिटेरियन डिमोनाइजिंग सुपरवाइजर की तरह काम कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंगोला में। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक रिच बैकग्राउंड है। फिर एक रिपोर्ट आई है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में काम आएगी, यूथ एम्प्लॉयमेंट डिटोरेटेड इन इंडिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022। इसको थर्सडे को रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने क्या बोला है? इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर वर्किंग आवर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉसेस इन 2020 एंड 2021 एंड इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट डिटोरिएटेड इन 2021 कंपेयर टू 2020। तो इंडिया के जो यूथ हैं इनका एम्प्लॉयमेंट 2020 के कंपैरिजन में 2021 में कम हुआ है। जबरदस्त वर्किंग आवर और एम्प्लॉयमेंट लॉसेस हुए हैं 2020 में, 2021 में। और यूथ एम्प्लॉयमेंट अभी भी इंडिया में रिकवर नहीं हो रहा है। ये सब यहां पे बताया गया। देखिए, बहुत से लेबर मार्केट चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हुए हैं। पैंडेमिक ने लेबर मार्केट चैलेंजेस को बहुत हद तक वर्सन कर दिया, खासकर उन लेबर्स के लिए जो कि 15 से 24 साल के एज ग्रुप में आते हैं। इनको आप यंग लेबर्स बोल सकते हो। एडल्ट की कैटेगरी में तो 18 से ऊपर का हर आदमी आता है, बट क्या है ना, इंटरनेशनली अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप चार्ट देखोगे तो 15 से 24 यूथ का हो गया, 24 से ऊपर एडल्ट का हो गया। तो 18 से ऊपर एडल्ट वाला यहाँ पे कंसेप्ट मत समझना। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है 2022 में वो है 73 मिलियन, 7 करोड़ 30 लाख। ये 2021 में कितना था? 7 करोड़ 50 लाख। लेकिन ओवरऑल 2022 का जो 7 करोड़ 30 लाख है ना, ये 2019 जो कि पैंडेमिक के पहले का जो साल था उससे 60 लाख ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक से पहले जो हमारे एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल्स थे हम उस तक भी अभी पहुंच नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट उससे ज्यादा नजर आ रहा है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो एक रिपोर्ट जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी द्वारा रिलीज की गई है, उसने बताया कि इंडिया के अंदर जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन है वो पहले 9 मंथ्स ऑफ 2021 में कंपेयर टू 2020 9.9 परसेंटेज पॉइंट्स घटा है। एडल्ट्स के लिए 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है, बट यूथ के लिए, खासकर वो जो 24 साल से कम के हैं, उनके लिए जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट है वो 2021 के पहले 9 महीनों में 2020 के पहले 9 महीनों के कंपैरिजन में 0.9% घटा है। ये याद रखिएगा। लेकिन यही चीज एडल्ट्स के लिए 2% बढ़ी है 2021 में कंपेयर टू 2020, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के हिसाब से। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ यंग पीपल की बात की जाए एशिया पैसिफिक में तो आप कह सकते हो 14.9% है 2022 में, ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज जितना ही है। क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। डिजिटल जॉब्स को प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन, ब्लू और डिजिटल हर प्रकार की इकोनॉमी को बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस और रेजिलियंस की तरफ जाएंगे। ये आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर सतोशी ससाकी बता रहे हैं। फिर इंडिया के अंदर स्कूल एजुकेशन की बात की जा रही है। जो स्कूल क्लोजर्स थे इंडिया के अंदर, स्कूल क्लोजर्स 18 महीनों तक चले। 24 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाई है। केवल रूरल एरियाज के 8% बच्चे और अर्बन एरियाज के 23% बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस था। मतलब वो अपना डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू खोल के कुछ पढ़ लिख सकते थे, बाकियों के पास तो डिजिटल डिवाइसेस की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया जैसी, यहां पे चूंकि एक ऑनलाइन मिसमैच था, डिजिटल कनेक्टिविटी उतनी थी नहीं, तो एजुकेशनल पैरामीटर्स बहुत हद तक अफेक्ट हुए। इंडिया के अंदर ये जो 18 महीने से 20 महीने का टाइम पीरियड है जब बच्चे स्कूल नहीं गए, आप कह सकते हो लगभग 92% बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने एक भाषा में फाउंडेशनल एबिलिटी खोई है। 82% बच्चे ऐसे हैं इंडिया में, 82% जिन्होंने मैथमेटिक्स में फाउंडेशन एबिलिटी खोई है। अभी हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले 18 महीनों में जो स्कूल बंद हुए हैं ना, उसने कहीं ना कहीं इंडिया के टैलेंट पूल को तोड़ के रख दिया है। हमें एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में ला के रख दिया है, जो कि प्राइम फेसी अभी हमें नजर आ नहीं रहा है, बट वो एग्जिस्ट करता है। फिर मनरेगा की रिपोर्ट की तारीफ कर रही है या आईएलओ की रिपोर्ट। मनरेगा पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मनरेगा के अंदर वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है, चूंकि मनरेगा के अंदर पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, रिक्यूपरेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मनरेगा ओवरऑल ठीक है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये भी आईएलओ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फिर अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो यूथ फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। इंडिया के अंदर जो यंग वुमेन है वो जिस प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं वो यहां पे काफी कम बताया जा रहा है। अगर ग्लोबल एवरेज एम्प्लॉयमेंट की आप बात करो
तो दुनिया भर का जो ग्लोबल लेबर मार्केट है, अगर मेन के लेबर मार्केट की बात करो तो इंडिया के मेन 16% ऑफ द ग्लोबल लेबर का पार्ट बनाते हैं। मतलब दुनिया भर में अगर ग्लोबल लेबर मार्केट में 100 मेन है तो इंडिया से 16 है, लेकिन अगर 100 वुमेन है तो इंडिया से केवल 5 है। तो मतलब यूथ पार्टिसिपेशन वुमेन के अंदर बहुत कम हो रहा है इंडिया। प्लस इंडिया के अंदर एक और ट्रेंड बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, उनको सरकारी स्कूल के टीचर से बहुत कम पैसा मिलता है। खासकर ये इंडिया, केनिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया, केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको सरकारी स्कूल से 1/8 से 1/2 मतलब 1/8 टू आधी सैलरी मिलती है। किसको? उन टीचर्स को जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कंपेयर टू दोस्त जो कि सरकारी में पढ़ाते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स का यहाँ पे अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वर्बल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बड़ी प्रकार की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। चाइना ने 15 बिलियन रुपीस की असिस्टेंस दी है नेपाल को प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। हुआ यह है कि भाई देखो, मिस्टर खड़क फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल के, नारायण खड़क, ये गए चाइना। चाइना से जाके उन्होंने बातचीत की। चाइना के काउंटर पार्ट वांग यी इनसे मिले। अब वैसे तो चाइना जैसी कंट्रीज, नेपाल जैसी कंट्रीज को 2 कौड़ी की औकात बनाते हैं, बट चूंकि इंडिया को काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके लीडर्स को बुलाना पड़ेगा, इनको मदद देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। इंडिया को चार तरफ से घेर। तो मिस्टर खड़ग जब चाइना गए तो चाइना ने $15 बिलियन की असिस्टेंस, सॉरी 15 बिलियन रुपीस की असिस्टेंस प्रॉमिस की है। किसको? नेपाल को। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, नेपाल चाइना रिलेशंस के ऊपर बातचीत हुई। बोला कि हम ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट में, हेल्थ में, टूरिज्म में, पॉवर्टी एलिवेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, कल्चर, इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, इंगेजमेंट करेंगे अच्छे से। ये सब यहाँ पे किसने बोला? दोनों लीडर्स ने आपस में बैठ के बातचीत की। बहुत सारे मैटर्स के ऊपर दोनों ने अपना सेटिस्फैक्शन भी यहां पे दिखाया। मिस्टर वांग ने बोला कि भैया हम तो नेपाल को 15 बिलियन, आप कह लो रुपीस, अगर रेनमिनबी की बात की जाए चाइना की करेंसी की, तो 800 मिलियन रेनमिनबी ग्रांट में देंगे। 2022 में नेपाल किसी भी प्रोजेक्ट में इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। फिर 3 मिलियन आरएनबी का रिलीफ मटेरियल भी, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भी चाइना द्वारा नेपाल को दिया जाएगा। फिर कुछ कोविड-19 की वैक्सीन, एडिशनल मेडिकल असिस्टेंस, ये भी चाइना नेपाल को देगा। नेपाल ने बोला कि हम तो चाइना की वन पॉलिसी को मानते हैं और हम किसी भी हाल में अपनी जमीन को चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हो रही है। देखिए, नेपाल जैसी कंट्रीज क्या है ना, एक तो लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, भूटान, इंडिया और चाइना के साथ बॉर्डर लगाती है। तो अब सबके साथ बातचीत करके अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाना, सोवरेनिटी को बढ़ाना, तो वैसे तो इंडिया के साथ इंगेज करता था नेपाल, बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत हद तक चाइना की तरफ भी टिल्ट होता नजर आ रहा है। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हों। लेकिन जब भी कोई केपी शर्मा ओली जैसा प्रधानमंत्री आ जाता है तो रिलेशंस को तोड़ के रख देता है। अभी के लिए जो नेपाली गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बना के चल रही है। वो कितने लंबे समय तक चलेंगे, चाइना कितना इंटरफेयर करेगा, उसको तो अभी हम नहीं बोल सकते, वो आगे आने वाले समय में ही क्लियर होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना नेपाल के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि सेकंड फेज ऑफ काठमांडू रिंग रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये जल्दी ही इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू होगा, ये चाइना ने नेपाल को बताया है। केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन, ये चाइना ने बोला है नेपाल को कि हम तुम्हारे यहां बनाएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट तो बनी गए हैं, तो चाइना वाले लोन देंगे नेपाल को, नेपाल वही पैसा दे देगा चाइना की कंपनी को, नेपाल के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा। तो नेपाल भी कुछ हद तक डेब्ट ट्रैप में यहां पे फंसता नजर आ रहा है। फिर भाई नेपाली टी और ट्रेडिशनल मेडिसिन हर्ब्स, ये भाई कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की जाएंगी चाइना के अंदर। तो ये सब बातें ओवरऑल होती हैं यहाँ पे नजर आएंगी। चलिए भाई, अब डेली एडिटोरियल्स पे आ जाते हैं। डेली एडिटोरियल्स भी ज्यादा आज बहुत नहीं है। सर्वे एंड डाटा ऑन पॉवर्टी एंड ब्रॉड पॉलिसी इंडिकेटर, सोशल जस्टिस से रिलेटेड एक आर्टिकल है। भीम कोरे गांव में क्या हुआ बात करेंगे। टैक्स डेवल्यूशन जो हो रहा है, बढ़ाया गया थोड़ा बहुत। कल ही मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि 2 महीने का एडवांस टैक्स वाला पैसा केंद्र की सरकार ने राज्य को दे दिया। और कर्नाटका के अंदर सिद्धारमैया और शिव कुमार की लड़ाई। अब देखिए, ये जो पहला आर्टिकल है, सर्वे डाटा ऑन पॉलिसी एंड ब्रॉड पॉइंटर्स। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाओ तो दबा देना, बीच बीच में याद दिलाना जरूरी है। एक्चुअली में यहाँ पे पोवर्टी को निकालने के तरीके क्वेश्चन उठाया जा रहा है। मैं हर चीज आपको नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक जिस्ट सार बता रहा हूं इस आर्टिकल का। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी जो मेजरमेंट है तमिलनाडु का, इसको देखो एनएफएचएस 5 के डाटा के हिसाब से और एनएफएचएस 4 के डाटा के हिसाब से, तो एनएफएचएस 4 में जो पोवर्टी थी तमिलनाडु के अंदर वो थी 4.89%, 2015-16 की बात है। और 2020-21 एनएफएचएस 5 में होगी 1.57%।
तो इतनी कम हो गई क्या? 4.89 से 1.57%। तो ये इतनी सारी कैसे कम हो सकती है? क्या एनएफएचएस का इस डाटा कैलकुलेशन में नीति आयोग से कुछ गलती हुई है? नहीं, कहां पे पॉज हुआ मेरे को मालूम नहीं पड़ा, फिर से शुरू कर देता हूं। तो बेसिकली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका लॉजिक क्या है कैलकुलेट करने का, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके कैलकुलेशन में बेसिकली लॉजिक ये है कि भाई, तीन हेड्स में कौन कौन से तीन हेड? तो एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीन हेड्स के अंदर टोटल 12 पैरामीटर्स को पकड़ा जाता है और 12 इंडिकेटर्स में इंडेक्सिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, और उस इंडेक्स, उस ग्रेड के हिसाब से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। अब ओवरऑल एनएफएचएस 5 में ये जो इतना कम पॉवर्टी इंडेक्स निकल के आ रहा है, इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि भाई, आप सारी पॉवर्टी को मिला के एक इंडेक्स निकालोगे तो एक इंडिविजुअल थोड़ा कम गरीब नजर आएगा। हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल किसी एक चीज में गरीब हो, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ दो तीन पैरामीटर्स पे गरीब हो, बाकी पे गरीब ना हो। तो उस केस में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलेगा, वो हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखे। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी तो है ना भाई। तो अगर आपको एक्चुअली में पॉवर्टी का इंसिडेंस पता करना है, हेड काउंट रेशियो पता करना है, तो किसी एक पैरामीटर पे गरीब इंसान को भी आप गरीब अगर मानते हो, तो उस केस में रियल पॉवर्टी का इंसिडेंस आपको पता चलेगा। ना कि आपने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे प्रिपेयर कर लिया कि 12 पैरामीटर्स पे आपने ग्रेडिंग की, और उसमें से अगर दो पे गरीब है, बाकी पे गरीब नहीं है, तो ओवरऑल वो इंसान गरीब नजर नहीं आया। बट उससे काम नहीं बन पाता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कैलकुलेशन पे यहां पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और इस कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो केवल तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश भर में यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो दो चीजें होती हैं, एक तो हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी है कितनी, दूसरी इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो हेड काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है आपका पूरा का पूरा पॉवर्टी इंडेक्स। और उसमें हेड काउंट रेशियो के अंदर अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो और दो तीन पैरामीटर्स की पॉवर्टी को इग्नोर कर देते हो ओवरऑल ग्रेडिंग के चलते, तो फाइनल रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, बट वो एक्चुअली में पॉजिटिव है नहीं। फिर सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के ऊपर यहां पे व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस और आरजेडी के साथ यहां पे एक गठबंधन बना लिया। अब जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ अलायंस किया, तो उसको बोला जा रहा है कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, बिहार के अंदर क्या है ना, कि ओबीसी जो वोट कोटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये बिहार की पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या था कि पहले जो ओबीसी कोटा था, वो आरजेडी को आप कह लो वोट देता था। लेकिन अब इस ओबीसी के वाला जो कम्युनिटी है, उसमें यादव्स के वोट आरजेडी के लिए बहुत थे। लेकिन जो नॉन यादव्स के वोट थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिए। कैसे खींच लिए? नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बना के। लेकिन पिछले कई सालों में देखा गया है कि अभी जब लेटेस्ट ही इलेक्शन हुआ था 2020 में, तो उस समय पे देखा गया कि ये जो पार्टी है आपकी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, इसके पास उतने ओबीसी कोटा के वोट नहीं आए, बीजेपी ज्यादा वोट खींच गई अपने पास। तो कहीं ना कहीं ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट सम इयर्स बीजेपी ने अपने आप को ग्रो किया है, कहां पे? बिहार के अंदर। अब नीतीश कुमार जैसे बहुत से लीडर्स का मानना है कि बीजेपी ग्रो कर रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंस पे। देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स और एक्सपर्ट्स और आर्टिकल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये बोलेंगे कि बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लोकल लेवल पे कॉलिशन बनाती है, और उस कॉलिशन में वो अपने कॉलिशन पार्टनर के एक्सपेंस पे ग्रो करती है। मतलब यहां पे अगर जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ कॉलिशन बनाया, तो जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे अनपॉपुलर होती जाएगी, बीजेपी ज्यादा पॉपुलर होती जाएगी। तो हो सकता है इसलिए नीतीश कुमार ने यहां पे अपना कॉलिशन तोड़ दिया हो। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड भी यहां पे मॉरली और एथिकली करेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में लोग नीतीश कुमार से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पहले जिस जिसकी अभी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने अपना कॉलिशन बनाया, एक समय पे नीतीश कुमार आरजेडी को उल्टा सीधा सुना रहे थे, बड़ा बुरा भला सुना रहे थे। तो इसको एक पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप कहा जा रहा है। समझ गए? तो कास्ट की पॉलिटिक्स, आप कह लो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, फिर आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार कभी एक आइडियोलॉजी की तरफ, कभी दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ। अभी नीतीश कुमार का बोलना है कि मेरे गठबंधन को अंदर से तोड़ रहे हैं, तो अंदर से तोड़ रहे हैं तो मैं बीजेपी से ही अलग हो जाता हूं। तो अब नेक्स्ट इलेक्शंस में यहां पे वोटर्स किस बात को वोट देंगे, वो एक अलग बात है। बट ओबीसी के रिस्पेक्ट में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इसके बारे में आप बताया जा रहा है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने मुस्लिम्स को सेग्रीगेट कर दिया, ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दलित्स और ओबीसी को दे दिया। अब ये बिहार की लोकल पॉलिटिक्स के एलिमेंट है। बिहार के अंदर जो लोग रहते हैं, हो सकता है वो इस चीज में इंटरेस्टेड हो,
बाकी सब उतना इंटरेस्टेड होंगे इस बात के चांसेस थोड़े कम है। और भी बीजेपी की बहुत सी बुराइयां की जा रही हैं, बट ये बुराइयां थोड़ी सी पॉलिटिकल लग रही हैं, इसलिए उतने डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप चाहो तो आर्टिकल पढ़ सकते हो। बाकी एक चीज आर्टिकल का ऑथर लिख रहा है कि भाई सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे करप्ट तरीके से काम कर रही हैं। सब लोग पॉलिटिकल, आप कह लो एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं, मौके पे चौका मार के अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का यहाँ पे क्या स्टैंड होगा वोटिंग के समय पे, वो एक अलग चीज है। फिर भीम कोरेगांव में एक इंडिविजुअल थे, 82 साल के तेलुगु पोएट एंड एक्टिविस्ट वारावर राव। इनकी बेल को यहां पे रेगुलर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। भीम कोरेगांव में यूएपीए के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर वरावर राव के ऊपर एफआईआर फाइल हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहता था कि एज के आधार पर वरावर राव को बेल ना मिले, बट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनकी बेल को रेगुलर कर दिया। देखिए, यूएपीए के अंदर कुछ बहुत ही नोटेड और एजेड लोग भी अरेस्ट हुए थे, जैसे एक फादर स्टैन स्वामी थे। 80 साल से ज्यादा की इनको उम्र थी, 80 से 90 साल के बीच में थे। इनकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। इनको हेल्थ इश्यूज थे। फादर स्टैन स्वामी की जेल में ही मृत्यु हो गई। तो इस बात को लेके एनआईए को और केंद्र की सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन केंद्र की सरकार का भी स्टैंड एकदम क्लियर था कि भाई भीम कोरेगांव केस में जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को एक मॉइस्ट रेबेलियन के थ्रू हटाना चाहते थे, तो इनको बेल नहीं दी जा सकती। अब इस कंटेक्स्ट में वरावर राव जी को रेगुलर बेल देने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है, ये अपने आप में आप कह लो थोड़ी प्रोग्रेसिव बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो आप, एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली में, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि बेल को कंसीडर करते वक्त एक पर्टिकुलर केस में कोर्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस के हिसाब से आपको बेल देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो क्राइम्स लगाए जाते हैं, जो इल्जाम लगाए जाते हैं, वो काफी सीरियस होते हैं और उस कंटेक्स्ट में बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में यहां पे वरावर राव जी को एक रेगुलर बेल देना ये अपने आप में बड़ी बात है। वैसे मैं बता दूं, वरावर राव जी को हेल्थ इश्यू के ऊपर बेल मिला था और उसके बाद से इनकी बेल एक्सटेंड की रही जा रही है। अभी उसको थोड़ा बहुत आप कह लो रेगुलर किया गया। और सीधी सीधी बात है, जब आपको बेल दी जाती है तो कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो वरावर राव जी को बोला गया है कि बेल पे जब बाहर हो तो हॉस्पिटल, आप मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे, आप किसी विटनेस से यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो कई कंडीशंस लगाई गई। 82 साल के हैं आपके वरावर राव, तो क्या ही करेंगे, जेल के बाहर है, वही बड़ी बात है। फादर स्टैन स्वामी तो जेल में ही आप कह लो चल बसे थे। तो ये ओवरऑल बताया जा रहा है। बेल के नियम कानून काफी न्यूज में रहे हैं, चाहे आप पीएमएलए के अंदर ईडी की बात कर लो और चाहे आप यूएपीए के अंदर एनआईए की बात कर लो, कहीं ना कहीं इन सारे केसेस में बेल मिलना मुश्किल होता है। तो बेल को लेके एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है, एक जगह तारीफ की जाती है। जैसे कि पीएमएलए के अंदर जो अमेंडमेंट्स थे जिससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ज्यादा ताकत दी गई, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के फेवर में जजमेंट दिया, तो क्रिटिसाइज किया गया। टैक्स डिवोल्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है। रिसेंटली इस बात पे काफी तारीफ की जा रही है कि 2 महीनों का एडवांस यहाँ पे 1,17,000 करोड़ केंद्र ने राज्यों को दे दिया और राज्यों को जो महीने के तौर पे पैसा दिया जाता है वो भी बढ़ा है। जो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून का, इसमें लगभग प्रति महीना 48,000 करोड़ दिया गया है। लेकिन अगस्त के लिए लगभग 58,332 करोड़। तो 2 महीने का 1,17,000 करोड़ इकट्ठा राज्यों को दिया गया केंद्र के द्वारा। अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरे फाइनेंशियल फिगर्स को देखो तो अच्छी बात नहीं है। जीएसटी कंपनसेशन यहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आपको पता है ना, जून 2022 वो आखिरी महीना था जिसमें जीएसटी कंपनसेशन देना था। अब देखा जाए, अप्रैल मई जून इन 3 महीनों का टोटल जीएसटी कंपनसेशन बैठा है लगभग 1,22,000 करोड़। ये है 2022-23 के पहले 3 महीनों की बात हो रही है। 2021-22 में जो टोटल जीएसटी कंपनसेशन सारे राज्यों को दिया गया था वो था 2.5 लाख करोड़ और अभी पहले 3 महीनों में दिया गया है 1.22 लाख करोड़ और अब खत्म। अब कोई जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो राज्यों के लिए यहां पे काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक तो जीएसटी कंपनसेशन का अमाउंट यहां पे घट गया और बड़ी क्वांटिटी में घटा है, छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं घटा है। फिर राज्यों की बोरोइंग लिमिट भी यहां पे इफेक्ट हो रही है। 3.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट राज्य यहां पे बोरो कर सकते हैं। लेकिन राज्यों ने, अगर आप देखो 2020-21 और 21-22 के समय पे जो ऑफ बजट बोरोइंग की थी उसको एडजस्ट भी तो करना है। कोरोना के समय पे जितना आपकी नॉर्मल बोरोइंग लिमिट थी उससे ज्यादा बोरोइंग लिमिट बढ़ाई गई थी। थोड़ा एक्स्ट्रा बोरो कर सकते थे यहां पे राज्य। तो जो एक्स्ट्रा बोरो 20-21, 21-22 में किया था उसको कंपनसेट भी तो करना है। तो 20-21 की बोरोइंग को अब एडजस्ट किया जाएगा।
तो इस बात को लेकर राज्यों को टेंशन हो गई कि यार पहले की बोरोइंग को आप एडजस्ट करोगे, इस बार तो जीएसटी भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास तो पैसा बचेगा ही नहीं, हम अपना खर्चा वगैरह कैसा करेंगे। तो केंद्र की सरकार ने बोला कि हम एकदम से पूरा पैसा नहीं काटेंगे, 2021-20 का जो भी आपकी ऑफ बजट बोरोइंग थी उसको स्टैगर्ड वे में काटा जाएगा, धीरे धीरे करके काटा जाएगा। तो एकदम से आपकी पूरी की पूरी बोरोइंग लिमिट यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकारों को 1 लाख करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन भी यहां पे दिए जा रहे हैं, ताकि राज्य की सरकार कैपेक्स कर पाए। देखिए ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, राज्य की सरकारों के फाइनेंसेस एक्चुअली में हिलने वाले हैं, क्योंकि जीएसटी का कंपनसेशन यहां पे आना बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सेंट्रल डिविजिबल पूल्स ऑफ टैक्सेस है वो भले बढ़ाए गए हैं, लेकिन पहले जो एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग हुई थी उसको यहां पे एडजस्ट करना है। तो राज्य की सरकार के प्लान्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे केंद्र की सरकार कुछ ना कुछ करके इसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। फिर सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच की लड़ाई हो रही है। आपको पता है सिद्धारमैया जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके कर्नाटका के अंदर कांग्रेस के बिहाफ पे, इन्होंने अपने बर्थडे को बड़े फेमस धूमधाम तरीके से मनाया। अब पहले तो डीके शिव कुमार इस बर्थडे सेलिब्रेशन के अगेंस्ट थे, अभी कहीं ना कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन के समय पे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक दूसरे के साथ गले मिलते नजर आए। एक्चुअली में क्या है कि सिद्धारमैया जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस के बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेड है डीके शिव कुमार, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी अच्छी, वो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं। अभी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा इस बात को लेकर एक बड़ी तगड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। राहुल गांधी ने मिलकर बोला, तो कांग्रेस हाईकमांड राहुल गांधी ने अभी तो ये पूरा ओवरऑल इंश्योर किया है कि जो दो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के कर्नाटका के अंदर, ये कम से कम एक दूसरे के सामने तो लड़ते नजर ना आए। लेकिन अंदर से इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा इस चीज के ऊपर क्लियर जानकारी है नहीं। इस समय पे गांधी जी का रोल क्या है, गांधी जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूं, उस गांधी जी से मैं समझ लीजिएगा। तो राहुल गांधी का रोल क्या है कि कर्नाटका के अंदर ओवरऑल कांग्रेस की जो पुरानी छवि है इसको वापस लेके आया जाए। तो आप देखो, तो राहुल गांधी मिस्टर शिव कुमार के साथ मुरु राजेंद्र मठ गए चित्रदुर्ग में, और वहां पे जो स्वामी जी थे उनसे ओवरऑल कुछ आशीर्वाद लिया। एक्चुअली वीर शैवा और लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटका के अंदर बहुत डोमिनेंट है। बीजेपी के तीनों चीफ मिनिस्टर, चाहे वो बीएस येदियुरप्पा हो, चाहे वो अभी के बसवराज बोमई हो, चाहे जगदीश शेट्टर हो, ये तीनों ही कहां से रहे, लिंगायत कम्युनिटी से रहे। तो लिंगायत कम्युनिटी के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना पहला ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का ये है। प्लस कांग्रेस यहां पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जो बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी, इसके भी वोट खींचना चाहती है। अभी क्या है कि अगर आप सिद्धारमैया जी की बात करो जो कि कांग्रेस के बिहार पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये अहिंदा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास और दलित कम्युनिटी। और वहीं पे कांग्रेस कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो हेड है डीके शिव कुमार, वो कालिका कम्युनिटी के, तो वो कालिका कम्युनिटी भी काफी डोमिनेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए सिद्धारमैया जी यहां पे चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट रहते हैं, तो क्या लिंगायत और वोकालिका कम्युनिटी देगी वोट कांग्रेस को? और अगर डीके शिव कुमार रहते हैं तो क्या दलित कम्युनिटी वोट देगी? तो यहां पे कम्युनिटी के आधार पे, धर्म के आधार पे भी वोट खींचने वाली बात है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बीच का एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तो क्लियर सिग्नल्स दे दिए हैं कि भाई लिंगायत कम्युनिटी का जो हेड होगा, मतलब लिंगायत कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो येदियुरप्पा को हटाया तो बसवराज बोमई को हटाया। कांग्रेस किस प्रकार से यहां पे लोगों के वोट को खींचेगा, वोटर्स मोबिलाइज होंगे, ये अ थिंग इन ट्रांजिशन है, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो थोड़ी बहुत कर्नाटका की पॉलिटिक्स के बारे में जाना, तो यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। हैव अ ग्रेट